अब देखिए ये जो आपका कठिन है कि जेल में बंद नरगिस के बच्चों ने ग्रहण किया नोबेल शांति पुरस्कार। ठीक है। अब इसमें लिखा है कि जेल में बंद ईरानी कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी के बच्चों ने रविवार को नॉर्वे की राजधानी में उनकी ओर से नोबेल शांति पुरस्कार ग्रहण किया। मोहम्मदी अपने देश में महिलाओं के अधिकारों और लोकतंत्र के लिए अभियान चलाने के साथ साथ मृत्यु दंड के खिलाफ मुखर रहे हैं। मोहम्मदी के 17 वर्षीय जुड़वा बच्चे अली और कियाना रहमानी अपने पिता के साथ पेरिस में निर्वासन में रह रहे हैं। मोहम्मदी को अक्टूबर में नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। अब वो तेहरान की जेल में बंद है। ओस्लो में रहमानी ने अपनी मां का एक संदेश पढ़ा जिसमें उन्होंने असहमति प्रदर्शनकारियों और मानवाधिकार रक्षकों की आवाज को दुनिया तक पहुंचाने में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की भूमिका की प्रशंसा की। तो अगर देखेंगे ईरान के अधिकारियों ने महसा अमीनी के परिवार को उनकी ओर से यूरोपीय संघ के शीर्ष एक और इसमें न्यूज है। अच्छा ये दूसरा मैटर है। तो ये जेल में बंद होने की वजह से ये पुरस्कार लेने नहीं गई, इनके बच्चे गए। तो यहां से प्रश्न आपको आ सकता है, ये स्पेशल बिहार से जुड़ा हुआ नहीं है। वहीं पे एक दूसरा न्यूज देखेंगे कि अमीनी के परिवारों को पुरस्कार लेने के लिए फ्रांस जाने से ईरान ने रोका। ईरान के अधिकारियों ने महसा अमीनी के परिवार को उनकी ओर से यूरोपीय संघ का शीर्ष मानवीय पुरस्कार हासिल करने के लिए फ्रांस की यात्रा करने से रोक दिया है। महसा अमीनी की 2022 में पुलिस हिरासत के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद देश भर में व्यापक पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी ने कहा कि प्राधिकारियों ने केवल अमीनी के परिवार के वकील सालेह नी के वक्त को उनकी तरफ से पुरस्कार लेने के लिए जाने की अनुमति दी गई। अब आप देखिए अमीनी के परिवार जाके पुरस्कार लेंगे। और ये देखिए क्वेश्चन, ईरान में हिजाब पुलिस हिरासत के दौरान किस महिला की मौत हुई? महसा अमीनी। और ये क्वेश्चंस बीपीएससी हेडमास्टर में पूछा हुआ है। क्वेश्चन का विकल्प आपको दिख सकता है कि बीपीएससी शिक्षक से ही संबंधी होगा। ए महसा अमीनी, बी हिना रबानी खान, सी मरियम नवाज, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो विकल्प का अभी मॉडल चल रहा है किसमें चल रहा है? बीपीएससी शिक्षकों के एग्जाम में चल रहा है। तो जब किसी को पुरस्कृत किया जा रहा है और वो व्यक्ति खुद नहीं जा पा रहा है, उसके जगह पे बच्चे जा रहे हैं, चाहे वो नोबेल पुरस्कार से संबंधित मामला हो, चाहे ईरान वाला ये मसला हो, है ना, आपको यहाँ पे इन सब न्यूज पे ध्यान रखना चाहिए। तो एक तरफ आप न्यूज पढ़े कि अमीनी के परिवार को पुरस्कार लेने के लिए फ्रांस जाने से ईरान ने रोका, क्योंकि अमीनी जा सकती थी पुरस्कार लेने के लिए, लेकिन उसको जेल के हिरासत में उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ईरान के अधिकारियों ने महसा अमीनी के परिवार को उनकी ओर से यूरोपीय संघ का शीर्ष मानवीय पुरस्कार हासिल करने के लिए फ्रांस की यात्रा करने से रोक दिया है, क्योंकि महसा अमीनी की 2022 में पुलिस हिरासत के दौरान मौत हो गई थी। इसलिए उनके बच्चों को जाके वो पुरस्कार लेना था जो यूरोपीय संघ का शीर्ष मानवीय पुरस्कार है, लेकिन उनकी मौत हो गई और उनको बच्चों को वहां जाने से आपने क्या कर दिया, रोक दिया। और यहां से बीपीएससी टीचर में प्रश्न है कि ईरान में हिजाब पुलिस हिरासत के दौरान किस महिला की मौत हुई? आंसर क्या गया? तो ये बताइए कि अगर आप डेली पेपर पढ़ रहे हैं, हम मानते हैं कि 4 न्यूज आपको दे दिए, हो सकता है कि 4 5 वो छूट गया हमसे, एक पल के लिए समझ लीजिए। तो आइडिया तो हुआ ना कि पेपर में क्या आपको पढ़ना है। आपको ऐसा थोड़ी है कि हम ये जो न्यूज आपको दिखा रहे हैं तो आपको कह रहे हैं कि मैं तो आपको न्यूज से कटिंग दिखा ही देता हूँ, आपको पेपर पढ़ने की क्या जरूरत? मैं तो उस वो वाला टीचर तो हूँ नहीं। मैं तो
अच्छे से पढ़ाने के बाद भी कोशिश करता हूँ कि अच्छे से पढ़ाने के बाद भी आप टेक्स्ट बुक पढ़ते रहिए। वो वाला टीचर तो नहीं कि मैं पढ़ा दिया, मेरा नोट्स कर लो, काम चलेगा तुम्हारा। मैं कहता हूँ कि टेक्स्ट बुक पढ़िए। मैं पेपर कटिंग देने के बाद भी कहता हूँ कि आप पेपर जरूर पढ़िए। पेपर में कुछ बातें सेलेक्टिव हम लेकर आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उस पेपर में कुछ और भी न्यूज हो, ठीक है, जो हम सिलेक्टिव ना कर पाए हो। तो इसलिए एक पेपर पढ़ना क्या है, जरूरी है। और जो भी हमने आंसर आपको दिखाया, ऐसा नहीं था कि हम कोनो मैगजीन का आंसर दिखाया, ऐसा नहीं कि मैगजीन में नहीं होगा। मैंने फिलहाल किस में दिखाया, पेपर में दिखाया। पेपर पढ़ रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो काहे नहीं करंट बन रहा है। अब क्या आदमी उल्टा हो जाए ऐसे होके पढ़ाएगा तो समझ में आएगा। और मेरा तो हिसाब किताब रहा है आपको जागरूक करने का, और वही हिसाब किताब ठीक है। पढ़िए, जागरूक रहिए, ताकि आप अपने को टाइम बेहतर दे सके। तो दोनों, ये भी टॉपिक थोड़ा मिलता जुलता था। ये नोबेल पुरस्कार वाला भी जो शांति पुरस्कार नोबेल का वैसे ही पूछता है, ठीक है। और मसला यहाँ भी बच्चों की है, ठीक है। बच्चों को जाने से रोका गया है, क्योंकि नरगिस मोहम्मदी तो खुद जेल में है। तो यहाँ से आपको ये न्यूज पे भी ध्यान रखिए। बाकी तो शांति का नोबेल किसको मिला, आपको साहित्य का नोबेल किसको मिला, दरोगा में देख रहे थे क्वेश्चन की अर्थशास्त्र का भी क्या पूछा है, नोबेल पूछा है। तो अर्थशास्त्र, शांति, साहित्य इत्यादि, इन नोबेलों को तो ऐसे ही आपको ध्यान में रख के जाना है। लेकिन उनके साथ कुछ इस तरह का घटना कनेक्टेड हो, तो आपको ये सब घटना कनेक्टेड होने से ये टॉपिक और क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक आज शाह नीतीश लेंगे भाग। तो बिहार उठाएगा विशेष राज्य के दर्जे की मांग, नहीं आएंगे हेमंत और ममता, मतलब हेमंत विश्व शर्मा होंगे और ममता बंगाल वाली होंगी। तो इस न्यूज पे मेरा ध्यान इसलिए गया कि शायद क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक के लिए पटना सज धज के, अगर पूछिए दे कि क्षेत्रीय परिषद की बैठक हाल फिलहाल में कहां हुआ, अरे क्षेत्रीय परिषदों की बैठक है, पटना में भी हो सकता था, कलकत्ता में भी हो सकता था, असम में भी हो सकता था, दिल्ली में भी हो सकता था, जयपुर में भी हो सकता था। लेकिन क्षेत्रीय परिषद में कौन सी क्षेत्रीय परिषद की हो रही है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। ज्योग्राफी में है आपको, तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के लिए एक अच्छा जगह है पटना, क्योंकि क्षेत्रीय परिषद पूर्वी हो सकती है, पश्चिमी हो सकती है, दक्षिणी हो सकती है, उत्तरी हो सकती है, नहीं। तो जितनी भी क्षेत्रीय परिषदें हैं, उनके लिए तो उसमें एक कोई राज्य तो नहीं है, उसमें 2, 3, 4, 5 राज्य इंक्लूडेड हो सकते हैं, वो किसी की भी राजधानी में कर सकते थे। तो इस न्यूज पे ध्यान देने का कारण यह है कि एक तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहां हुई, दूसरा आप ज्योग्राफी का जो बेसिक क्लास है उसको निकाल के पढ़िएगा। मैंने क्षेत्रीय परिषदें क्या किया है, पढ़ाया है, और पढ़ाने के साथ साथ मैपिंग भी कराया है, ठीक है। तो पहली बात कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य आते हैं उसको आपको देखना चाहिए। और उसमें भी एक अहम बात यह है कि विशेष राज्य का जो मांग का दर्जा की बात है, तो विशेष राज्य के मांग के लिए कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको विशेष राज्य के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको आपको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। सामान्यतः मैं बोल दूं कि उस राज्य का अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री होना चाहिए, वो भी सेंसिटिव बाउंड्री होना चाहिए। दूसरा, पहाड़ी क्षेत्र होने चाहिए जिसमें दूर से दूर तक पहुंचने में, दुर्गम स्थानों तक पहुंचना मुश्किल हो। तीसरा, जनसंख्या कम होनी चाहिए, ठीक है, जनसंख्या कम होनी चाहिए, बाढ़ग्रस्त एरिया होना चाहिए या फिर आपदा ग्रस्त एरिया होना चाहिए। तो इसमें बताइए कि बिहार में मान लेते हैं कि कुछ जो दक्षिणी बिहार है उसमें आपने मैप में पढ़ा पहाड़ी क्षेत्र है, तो चलिए पहाड़ी मिल गया, नेपाल के साथ बॉर्डर लिखता है, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर मिल गया। चलो बाढ़ आता है वो भी मिल गया, सूखा वो भी मिल गया। माने ये ऐसे कंडीशन, नेगेटिव कंडीशन है कि जिस कंडीशन को लेके बिहार में इनकम के नेचुरल सोर्सेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो विशेष राज्य का दर्जा देने से क्या होता है कि कई ऐसी योजनाएं होंगी बिहार की जिसमें मैक्सिमम पैसों का कंट्रीब्यूट कौन करेगा,
केंद्र करेगा। आप जो भी योजना लाएंगे 90 रुपया केंद्र देगा, 10 रुपया आप लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पे विशेष राज्य के दर्जा में एक चीज और भी होना चाहिए कि जनसंख्या कम होनी चाहिए। अब देखिए, अब जो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री है अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री, लेकिन नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री का क्या पाकिस्तान और भारत और भारत और चाइना के बाउंड्री जैसा है? नहीं, फिर भी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री कहने के लिए तो है। अब दुर्गम क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र क्या हिमाचल प्रदेश और सिक्किम की तरह है? नहीं, लेकिन कहने के लिए तो है ही, पहाड़ हमारा भी बा है। अब जनसंख्या के जहां तक मामला है, तो जनसंख्या में तो बिहार राज्य डेंसिटी में सबसे बड़का राज्य है ना। जनसंख्या में मानते हैं कि किसका तीसरा पोजीशन है, आई थी थर्ड पोजीशन पे है। तो इतना जनसंख्या को विशेष राज्य का तो एक तो शर्त इतना ही बहुत बड़ा प्रबल शर्त है। तो ध्यान रखिएगा, क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी जो क्षेत्रीय परिषद है उसमें कितने राज्य हैं, उसमें कितने वो उसका विशेष राज्य का दर्जा वाला जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, सब थोड़ा ध्यान रखिएगा। आ जाएगा तो फिर बाद में मत कहिएगा ध्यान नहीं दिलवाया गया था। नहीं, अब खाली रोटी वोटी तो सान के दे दिए, खाली आपको रोटी पकाना है, मैंने आटा उटा सान के दे दिए, खाली पकाना है। और बाकी कुछ छूट भी जाता है तो उसके लिए भी आगाह कर रहे हैं कि एक ही न्यूज़पेपर पढ़िए, लेकिन ठीक से पढ़िए। 4 को न्यूज़पेपर मत पढ़िएगा। को पढ़ना है? एक के। ढेर काबिल बनने के लिए 4 को पढ़िएगा, तो उसके जिम्मेदार आप हैं। चुनाव आयुक्तों का दर्जा सुप्रीम कोर्ट के जज जैसा। मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट, अब इससे तो हायरार्की आपसे पूछा जा सकता है। अब न्यूज है कि चुनाव आयुक्तों का दर्जा सुप्रीम कोर्ट के जज जैसा। आप क्वेश्चंस देखिएगा तो पोर्टफोलियो जो है, जो श्रेणी क्रम है पदों का, वो पूछा गया है। ठीक है, अब हेडिंग क्या है? चुनाव आयुक्तों का दर्जा सुप्रीम कोर्ट के जज जैसा। अब चुनाव आयुक्त और सुप्रीम कोर्ट, अब चुनाव आयुक्तों बोला है, अब इस मुख्य चुनाव आयुक्त तो नहीं बोला है। तो चुनाव आयुक्त दो होते हैं, एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। तो अगर चुनाव आयुक्त ही है न्यूज के हिसाब से, तो सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसा दर्जा का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का जो पद क्रम है वो 9वां पोजीशन है। पोर्टफोलियो में कितने पोजीशन पे आता है? वो 9th पोजीशन पे आता है। इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का जज, सिर्फ जज, मुख्य न्यायाधीश नहीं, जज और चुनाव आयुक्त का जो पद का श्रेणी क्रम होगा वो एक होगा, यानी कि 9वें स्थान पे होगा। हम एक बार देख लेते हैं कि कौन सा पोजीशन है श्रेणी क्रम का, एग्जैक्टली देख लेते हैं क्या है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त पहले से 9वें पोजीशन पे थे। अब 9वें पोजीशन पे चुनाव आयुक्तों को भी जोड़ा गया। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो है, और जो 3 सदस्य बताया मैंने, एक बताया मुख्य और 2 बताया अन्य, तो पहले से मुख्य निर्वाचन आयुक्त और सुप्रीम कोर्ट का जज का श्रेणी क्रम क्या था? एक ही था, 9th पोजीशन। लेकिन अब जो है चुनाव आयुक्तों का भी श्रेणी क्रम क्या होगा? वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट के जज का है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ साथ मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ साथ अन्य निर्वाचन आयुक्तों का भी श्रेणी क्रम क्या होगा? 9th होगा। क्लियर है बात? अब इस सब न्यूज पर क्यों ध्यान जा रहा है? क्योंकि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, कहने का तो पॉलिटी हो जाएगा, लेकिन हो गया करेंट। पीएम आज विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ कार्यक्रम करेंगे शुरू। तो मोदी जी के फोटो वाला चीज हमने बोला है कि अगर कुछ क्रिएटिव काम कर रहे हैं तो उसको छोड़ना नहीं है, पढ़ लेना है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विकसित भारत का जो 2047 वॉइस ऑफ यूथ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने रविवार को यह जानकारी दी। इत्यादि आप इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। नवादा में हर घर गंगा जल का लोकार्पण 15 को होगा। गंगा जल आपूर्ति योजना के दूसरे चरण में नवादा शहर में हर घर गंगा जल की आपूर्ति के लिए हुए कार्यों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 दिसंबर को लोकार्पण करेंगे।
जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने सोमवार को नवादा में इस योजना के कार्यों का स्थल निरीक्षण किया। तो ये पुनौरा धाम विकास योजना का आज होगा शुभारंभ, यानी ये धाम कहाँ है? सीतामढ़ी में, ध्यान रखिएगा। तो ये न्यूज पे भी अब क्या रखिए, ध्यान रखिए, सवाल आ सकते हैं और आपको देख भी रहे हैं कि न्यूज से सवाल कैसे आ रहे हैं। और जितना हमको मिलता है दिखता है उसके वो ना बता रहे हैं, कई चीजें ऐसी होती होंगी कि हमसे मिस होता होगा, है कि नहीं? तो इसीलिए कहा है कि आप लाख हम पेपर दिखा दे, लेकिन आप एक बार डेली न्यूज जरूर पढ़ा कीजिए, ठीक है? और हम लोग जब पार्ट 1 से जब विद्यार्थी आता है तो उसको बोलते हैं कि मैगजीन मत लेना मंथली, लेकिन पेपर पढ़ने की आदत अभी से डालो। ये सब ऐसी चीज है कि अचानक से कह देंगे तो आदत में नहीं आता है, ठीक है? तो शुरू से कहते हैं कि पेपर पढ़ने की आदत है, पार्ट 3 में जाना तो मैगजीन लेना नहीं, जो प्रॉपर है। अब मान लीजिए कि अब क्विज चल रहा है तो क्विज के लिए तो आप लोग लेते ही हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, तो वो नुकसान थोड़ी करने वाला है। तो टेक्स्ट बुक को प्राथमिक लेवल पे रखना होता है, क्लास को प्राथमिक लेवल पे रखना होता है, उसके बाद पेपर को सेकेंडरी लेवल पे आपको डेली क्या करना रहता है, पढ़ना रहता है। तो एक ही पेपर पढ़ना, लेकिन क्या होता है ना कि इतना ना करंट का कभी कभी किसी किसी के अंदर हवस हो जाता है पेपरों में कि 4 गो पेपर लेके पढ़ेगा, एक गो पेपर ढंग से पढ़ा नहीं, बोले दूसरा पेपर पढ़ेगा। उसको शायद इस बात का विश्वास है कि 4 पेपर पढ़ेंगे तो हम तो ज्यादा नॉलेजकार और जानकार हो जाएंगे। और ये विश्वास कैसे टूटेगा? ये विश्वास कब आएगा कि एक ही पेपर को क्या करना है, ठीक से पढ़ना है, हमको न्यूज मिले चाहे नहीं, आज नहीं मिलेगा तो कल वाले पेपर में मिल जाएगा। लेकिन एक विश्वास के साथ चलिए, कोई न्यूज नहीं छोड़ता है। और ये तो मैंने आपको दिखाई थी। और ये यादें और यादें में महान लेखकों का परिचय। वरिष्ठ साहित्यकार पुष्पा भारती को मिल चुके हैं कई प्रतिष्ठित पुरस्कार। पुष्पा भारती हिंदी साहित्य जगत की एक सुपरिचित हस्ताक्षर है। अपनी सरस, संवेदनशील और अंतर्दृष्टिपूर्ण लेखनी के कारण उनका कार्य हिंदी के सामान्य और विशेष सभी प्रकार के पाठकों के बीच लोकप्रिय है। उनका जन्म 11 जून 1935 को यूपी के मुरादाबाद शहर में हुआ। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय, माने जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, से 1955 में हिंदी साहित्य में एमए करने के बाद, माने कि उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, इन पे नजर रखें। वरिष्ठ साहित्यकार पुष्पा भारती, जिनको व्यास सम्मान मिला है, इन पे क्या रखना है, नजर रखना है, ठीक है? अमीनी के परिवार को पुरस्कार लेने के लिए फ्रांस जाने से ईरान ने रोका। भाई उसकी मृत्यु हो गई तो कम से कम उसके परिवार को जाने दो, तो उसको भी नहीं जाने देंगे, ठीक है? और इसलिए भी बहुत चर्चा का कारण बना कि अमीनी की मृत्यु जो है 2022 में पुलिस हिरासत के दौरान हुई थी। तो ये तो और भी एक संवेदनशील मामला बनता है, जो पहले ही हम आपको बता दिए हैं। तो ये रहा आपका न्यूज। इस न्यूज सेक्शन से हम अपने माध्यम से कुछ बातें आपको बताते हैं, और इसका असल उद्देश्य है इस बात की प्रेरणा देना कि आपको पेपर पढ़ना कितना जरूरी है।